सर तो कैसे एक्टिवेट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं करना होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हमारे प्रोग्रामिंग से चलता है। मेरे पास ना एक बच्चे का फ़ोन आया, हमारा एक स्टूडेंट है, वो कनाडा गया, तो उसने फ़ोन किया है आके कि सर मैं कनाडा से वापस आ गया हूँ। मैंने कहा क्यों वापस आ गया है? बोले मुझे ना कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हो क्यों रहा है कैंसर, और क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो नेचुरोपैथी से दूर हो सकता है क्योंकि आपका वो विषय भी है, या फिर रेकी से हील कर सकते हैं? जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने कहा कि मैं नॉर्मल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और अस्थमा इन बीमारियों पे काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कैंसर पे काम करूँगा। मोदी जी क्या थे पिछले जन्म में? तो वो ऑलरेडी एक 3 ऐसी टेक्निक आप जो देना चाहो जो पॉसिबल हैं, जैसे मैंने देखा है रब करके कुछ देते हैं टेक्निक। लोगों को जो है अगर घर में महसूस करना है ना, तो कुछ तकनीक ऐसी मैं बता देता हूँ। सोनिया गांधी जो है वो भी लूसी हेल के नाम से जो है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी, और राहुल गांधी वाज ए फादर ऑफ सोनिया गांधी एट दैट टाइम। अच्छा, राहुल गांधी उनके फादर थे। नमस्ते, आज है हमारे साथ रेकी हीलिंग फाउंडेशन के हेड चेयरमैन फाउंडर मिस्टर एन.के. शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को आज तक हील किया है। बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे नाम, बहुत ही ज़्यादा विजनरी हैं एंड पर्पसफुल हैं। नमस्ते सर। कैसे हैं नमस्कार, सर? सबको नमस्कार। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आप भी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। रेकी हीलिंग फाउंडेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो करीब 30 वर्षों से काम कर रही है, और अब तक हम लोग करीब 8.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी रेकी में पूरे विश्व भर में तैयार कर चुके हैं, और पूरे विश्व भर में यात्रा भी करते हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में सिखाने के लिए। और तरह तरह के जो भी इनविजिबल साइंसेस हैं, जो कि कभी भारत में हमारे वेदों में ऋषि मुनियों ने पहले ही जो डेवलप कर ली थी, वो सारे विज्ञान को हम वापस एक वैज्ञानिक आधार देकर दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे रेकी है, टेलीपैथी है, सबकॉन्शियस माइंड है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, पास्ट लाइफ है, और जो हम आभा मंडल है, आभा मंडल का विज्ञान है, चक्र का विज्ञान है, क्रिस्टल बॉल गेजिंग है, डॉजिंग है, और थर्ड आई एक्टिवेशन है, इंट्यूशनल साइंसेस हैं। तो ये सब जितने भी जो हिडन इनविजिबल साइंसेस हैं, तो इनको सबको जो है, चूँकि आज तक इनका कभी विकास नहीं हुआ भारत के अंदर, तो हमारी कोशिश ये चल रही है कि इनको रिकॉग्निशन भी मिले, और लोग जो है इसको, हर आदमी चाहे वो अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, ही कैन लर्न ऑल दिस थिंग। क्यों? ये हमारी नेचुरल पावर्स हैं, इसको पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसमें सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम पतंजलि यूनिवर्सिटी से हम लोग साइंस ऑफ पैरासाइकोलॉजी के नाम से ये कोर्स वहाँ पे भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है वहाँ पे, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी रेकी का अलग से वार्ड खोलने जा रहे हैं। तो मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसको हम बहुत जहाँ तक इस्टाब्लिश कर सकें साइंटिफिकली, वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग जो हैं। ठीक है सर। तो सर इसमें ना एक बेसिक सबके लिए क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि रेकी क्या है, और क्या ये कोई भारत की ही विद्या थी, बाहर जाके थोड़ी रीब्रांडिंग हो गई, या फिर कुछ अलग है, और क्या है बेसिकली, और नॉर्मल जो हमारे सारे मेंबर्स हैं वो घर पे इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्या कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ, देखिए, बेसिकली क्या है कि रेकी एक जापानीज वर्ड ज़रूर है, पर ये जापान से होकर आई है, तो पर ओरिजिनली ये भारत की ही विद्या है। हमारे वेदों में आज से 4-5 हज़ार साल पहले जो वेद का डेवलप हुआ, तो अभी भी ऋग्वेद में, अथर्ववेद में इसके मंत्र है, अयम में हस्तो भेषजयम, यानी कि हे मानव, तेरे हाथ जो है वो औषधि युक्त है, तो शुभ स्पर्श वाला है, तो अपने वाणी से प्रेरणा देकर अपने लोगों को रोग मुक्त कर। तो मतलब इतना क्लियरली जो है वहाँ पे मेंशन्ड है सब कुछ, और डेफिनेटली ऐसा करते थे तभी तो लिखा भी गया। तो भारत में जो है ये विद्याएं इतने सालों से कभी विकसित ही नहीं हुई, और कॉमन आदमी तक कभी पहुंच भी नहीं पाई, कोई इसका पता भी नहीं चल पाया। और मैंने कभी आज तक किसी आध्यात्मिक गुरु को देखा नहीं कि कोई तकलीफ़ है तो ऐसे इधर आ बेटा, टच कर, अभी ठीक करता हूँ 2 मिनट में, ऐसा कोई बोलता हो, ऐसा भी मैंने देखा नहीं। जबकि हमारे स्टूडेंट है ना, रास्ते में चलते फिरते बोल देंगे, अरे आ इधर आ, अभी 2 मिनट ही करता हूँ। घर की हाउसवाइफ बोल देगी, घर का नौकर बोल देगा, लेकिन ऐसे मैंने कहीं आध्यात्मिक लोगों को नहीं देखा। तो ये भारत से जो है तिब्बत गई, और तिब्बत से फिर जो जापान के एक बुद्धिस्ट मंक थे, उन्होंने भारत से ये सूत्र मंगवाए,
और वहाँ पर उन्होंने उसका वो सार समझकर एक वो साधना का जो मार्ग बताया हुआ है हमारे भारत की विद्याओं में, वो उन्होंने प्रैक्टिस की और इसके बाद इसको एक्टिवेशन किया। और फिर वहाँ से भी नहीं निकली, वहाँ से भी निकलने में 1940 के बाद वहाँ से एक मास्टर हवाइन कंट्रीज़ में आ गई थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। अमेरिका में आकर उसने फिर जब सिखाना शुरू किया तो 1940 से लेकर ज़रा सोचो 1980-90 तक भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो अपने ढंग से सिखाई जा रही थी। फिर बाद में वेस्टर्न कंट्रीज़ के कारण समझो हम तक पहुंची, क्योंकि वो भी महिला जापानीज ही थी। तो आप ज़रा सोचिए कि वेस्टर्न कंट्री की खूबी क्या है मालूम है, कि कोई भी चीज़ में दम होता है ना, तो वो कभी भी वो क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर है ना कोई भगवान या ये वो सब बीच में लेके नहीं आते। वो सीधा साधा जो साइंस है लोगों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, और ऐसा नहीं कि कपड़े बदल दिए, गेरुए, दाढ़ी बढ़ा ली और फिर लोगों को मतलब ऐसा लगाने लगे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं भैया, ऐसे। तो इस तरह की कामना वहाँ पे नहीं है। तो आज ये वेस्टर्न कंट्री के कारण हम तक पहुँची, और यहाँ जब पहुँची तो फिर जब हम लोगों ने इसको जाना तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने इसका काफ़ी विकास करने का काम किया। तो आज 8.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे पूरे विश्व में तैयार हो चुके हैं। 7,000 से ज़्यादा रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं हमारे, और मेरे मास्टर्स ही जितने हैं तो उनके खुद के भी ग्रैंड मास्टर्स हैं। तो ऐसे करके अगर मैं काउंट करूँ तो शायद 25-30 हज़ार ग्रैंड मास्टर निकल जाए पूरे वर्ल्ड में, इतने लोग हैं। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अमेजिंग। एंड सर कोई 3 ऐसी टेक्निक आप जो देना चाहो जो पॉसिबल हैं, जैसे मैंने देखा है रब करके कुछ देते हैं टेक्निक, सो कोई 3 ऐसी टेक्निक जो आप देना चाहते हो जो सारे हमारे मेंबर्स घर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं है, ट्यूनिंग चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें एक साधना की तरह होती है, थोड़ा बैठना होता है, मेडिटेशन करना होता है, तब जाके उन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों को जो है अगर घर में महसूस करना है ना, तो कुछ तकनीकें ऐसी मैं बता देता हूँ। जैसे सब लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा फील्ड होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ऑरा कहते हैं, है ना। तो ये ऑरा जो है सिंस एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग एंड एवरीथिंग हैज़ एनर्जी, तो आप इस एनर्जी को फील कर सकते हो, इसको देख भी सकते हो, और इसको मेज़रमेंट भी कर सकते हो, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, इससे इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। बहुत ही ऑरा साइंस बहुत ज़बरदस्त है। तो जैसे अभी सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर अपने हाथ के भी चारों तरफ ऊर्जा क्षेत्र है, तो अगर आप अपने हाथों को रगड़ कर एक 10 सेकंड तक रगड़ते रहें, और 10 सेकंड तक रगड़ने के बाद फिर आप उसको उंगलियां आपकी बंद रहेगी, और इसको आप एक फीट के 1-2 फीट की दूरी पर ले जा लें, और 2 फीट की दूरी पर ले जाकर उंगलियां बंद रखें, और फिर धीरे धीरे आप उंगलियां बंद रखें अपनी, और धीरे धीरे अपने हाथ पास में लाना शुरू करें। तो जैसे जैसे आप हाथ पास में लाओगे ना, तो अचानक आपके हाथों में हवा का दबाव, रिपल्शन, टिंगलिंग, भारीपन आपके हाथों में फील होगा, और आपको लगता है कि बीच में कुछ है, समथिंग इज़ देयर, सम वाइब्रेशन इज़ देयर। तो आगे पीछे हाथ करोगे तो और ज़्यादा क्लियरली फील होगी, वो जो फीलिंग है वो आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगी, ठीक है। और ऐसे घुमाओगे तो वो हाथ में घूमती हुई महसूस भी होगी आपको ऐसा लगता है कि हाथ में जैसे कोई एनर्जी की बॉल घूम रही है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, आपकी अपनी ऑरा एनर्जी है जिसको आप फील कर रहे हो, है ना। इसको फीलिंग करना कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह अपनी खुद की भी फील कर सकते हैं। जैसे आप अपने हाथों को रगड़ कर 10 सेकंड तक रगड़ें, रगड़ने से थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है इसलिए, तो 10 सेकंड रगड़ने के बाद आप अपने हाथों को जो है ना, आप अपने कान से 1 फीट दूरी पर ले जाएं, और धीरे से ना ऐसे अपने कान के पास लेकर आएँ, धीरे धीरे, बड़े आराम से। तो जैसे आंखें बंद करके रखें ताकि आप उसको कान पे ध्यान दे सकें, और जैसे जैसे आप कान के पास आएंगे, अचानक आपको लगेगा कि एक बीच में हवा का दबाव या रिपल्शन या मैग्नेटिक पुल आ गया अचानक, और आपके हाथों के सेंसेशन तुरंत बदल जाएंगे। आपको फील आएगा कि समथिंग हैज़ चेंज इन माई पाम, ऐसे। वहाँ पे रुक जाइए, एंड यू कैन फील दैट एनर्जी अराउंड योर बॉडी। और आप लोग जो है इसको कभी भी फील कर सकते हैं, ये आपका अपना ऑरा है जो आज आप फील कर रहे हो यहाँ पे। और आप आँख खोल के जब देखोगे तो पता चलेगा कि आपका हाथ कितना दूर है, और उसके बावजूद भी आप उसको फील कर रहे थे, है ना। दिस इज़ योर ऑरा एनर्जी, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह हर चीज़ का चूँकि ऑरा होता है, तो जैसे आप पानी ग्लास होती है,
तो पानी के गिलास के ऊपर अपना हाथ ऐसे 1 फीट दूरी से लेकर आओगे तो धीरे धीरे आपके हाथों में फील आ जाएगा कि पानी का अपना एनर्जी फील्ड कहाँ पर है। और अगर आप उस पानी को मंत्रोच्चारण करते हो, रेकी देते हो, एनर्जी देते हो, और या कोई भी क्रिस्टल से या कोई भी एक अच्छी चीज़ से चार्ज करते हो, या आप उसको पूजा में रखते हो, समझे ना आप, तो उस पानी के ऊर्जा में बदलाव आ गया। ये कैसे पता चलता है कि आप जब करने से पहले अगर आप चेक करोगे तो लगता है भाई 3-4 इंच ऊपर एनर्जी है इसकी पानी की, लेकिन आपने जैसे ही वहाँ कोई चार्जिंग की किसी प्रकार की, कुछ देर के बाद जब चेक करोगे तो लगता है कि ऊर्जा और ऊपर तक आ गई ऐसे। तो अगर आपका हाथ इन वाइब्रेशनल एनर्जी को पकड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है ना, तो देन यू कैन सेंस एनीथिंग, किसी भी चीज़ की एनर्जी आप सेंस कर सकते हो। इवन आप अपने चक्रों को भी फील कर सकते हो। आप अभी जैसे आपके बॉडी में 4 चक्र होते हैं, तो अभी आपका खुद का जो आज्ञा चक्र है, आप ऐसे हाथ 10 सेकंड रगड़ने के बाद आप अपने 1 फीट दूरी से हाथ ऐसे लेकर आएँ, हाथ उंगलियां बंद रहेगी और धीरे धीरे अपने पास लेकर आएँ, तो वही सेम रिपल्शन, भारीपन, टिंगलिंग या कुछ हाथों में एक अजीब सी सेंसेशन आपके हाथों में आ जाएगी। और वहाँ आकर वहाँ अपने हाथ को रोक दें, जहाँ आपको लगे कि हाथ हेवी हो गया, वहाँ पे रिपल्शन आ गया, यहाँ एक हवा की बॉल जैसी आ गई, तो आपके हाथों में ना तुरंत फील आ जाएगा कि कुछ कहीं आके कुछ एक ऊर्जा का फोर्स बॉल आपको वहाँ रोक रहा है। हाँ, ये आपका अपना और आज्ञा चक्र है। इसी तरह थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सारे चक्रों को जो है फील कर सकते हैं, क्योंकि चक्र जो है ना ऐसे स्पाइरल की तरह घूमते हैं, तो ऐसे फनल की तरह होते हैं, तो वो बड़े आसानी से फील किया जा सकता है। तो अपना ऑरा चेक करना, अपना दूसरों का भी चेक कर सकते हो। जैसे अपना किया, दूसरे को लेटा दो भाई या बैठा दो, और उसके भी थर्ड आई पे जाके हाथ रख लो। इवन आप एक मज़ेदार काम कर सकते हैं कि क्राउन चक्र जो होता है ना, आप उसको भी फील कर सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी को बैठा दें कुर्सी पर और उसके सर के ऊपर जाके ऐसा हाथ रख दें, ऊपर 1 फीट दूरी पर रख दें, तो आपको ऐसे धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आओगे ना, तो आपके हाथों में वो जो यहाँ से हमारे यहाँ से जो ऊर्जा का फोर्स निकल रहा है वो तुरंत आपके हाथों में आ जाएगा, समझे ना। ऐसे वो सेम टिंगलिंग फीलिंग। तो मतलब आभा मंडल को फील करना, चक्रों को फील करना, ये बहुत आराम से कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब ऑरा को देख भी सकते हैं, ये कमाल की बात है, अपनी नंगी आंखों से। तो उसके लिए कोई सर मशीन चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एनीबडी कैन सी दैट। अभी देखिए, आप सब लोग प्रयोग कर सकते हैं मेरे साथ साथ में, कि आपको क्या करना है, आपको है ना अपनी दोनों पहली बात तो एक बात ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी लाइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी डिम लाइट कर दें, यानी कि हल्की रोशनी हो सिर्फ, और हो सके तो वाइट बैकग्राउंड लेना है, क्योंकि इसमें वाइट बैकग्राउंड होगा तो जल्दी दिखेगा। इवन ब्लैक बैकग्राउंड भी दिख सकता है शायद, तो डार्क ब्लैक यानी तो वाइट बैकग्राउंड, दोनों में से कोई हो। तो उंगली है ना, आप भी देखिए, ऐसा कर शायद दिख जाए आपको, क्योंकि यहाँ लाइट ज़्यादा है थोड़ी, तो आप है ना 2 उंगलियाँ टच करें, 1 फीट दूरी पर रखें, ठीक है। और इसको दूर रखकर इसके अंदर, इसके बीच में है ना 10 सेकंड तक देखते रहें, 10 सेकंड तक दोनों उंगलियों के बीच में देखते रहें लगातार। और 10 सेकंड तक देखने के बाद फिर उंगली को आधा इंच दूर करें, सिर्फ आधा इंच बस, और उसके सेंटर में देखते रहें। तो सेंटर में है ना, आपको वहाँ से जो रोशनी निकल रही है, और कोशिश करें कि कोई डार्क बैकग्राउंड ले, कोई ब्लैक या वाइट कोई बैकग्राउंड ले, क्योंकि दूसरे बैकग्राउंड में दिखेगा नहीं। तो आपको है ना तुरंत उसके बीच में पहले तो टच करके 10 सेकंड तक ऐसे ही रखें, और बाद में 10 सेकंड के बाद अलग करें, तो फिर आपको उंगली के चारों तरफ जो रोशनी है ऐसे निकलती हुई, वो आपको बिल्कुल क्लियरली फील होगी। मालूम है ना? मालूम। तो इसी तरह आप 4 उंगलियां रखकर भी ऐसे भी 10 सेकंड सेंटर में देखते हुए, 4 उंगलियों को ऐसे रखते हुए आप उसको फिर थोड़ी देर के बाद अलग कर दें, तो इसके भी चारों तरफ रोशनी दिखाई देगी। फिर ऐसे करके मिडल फिंगर को देखते रहें, तो मिडल फिंगर को देखते देखते अचानक साइड की जो लाइनिंग्स हैं वो भी आपको दिखने लग जाएगी। और अगर आदमी का देखना है तो अभी तो आपके घर में किसी को वाइट दीवार पे खड़ा कर दें, और आप 5-6 फीट दूर चले जाएं, और हो सके तो हाथ को रगड़ कर है ना अपनी आँखों पे रख लें, और 15-20 सेकंड आँखों को बंद करके एकदम अंधेरा कर दें, ताकि रेटिना थोड़ी तैयार हो जाए। और उसके बाद खोलकर वो जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, वो लाइट तो डिम करनी है,
उसके बाद उसके कोई नाक को पकड़ लें या थर्ड आई को पकड़ लें या बाल की लाइन को पकड़ लें, तो जैसे जैसे आप उसको घूरते जाओगे ना, एक मिनिमम 25-30 सेकेंड, तो आपको उस आदमी के चारों तरफ जो है ना एक हैलो नज़र आने लग जाएगा आपको ऐसे। तो ये बिल्कुल कोई भी व्यक्ति घर में कर सकता है आराम से, और बच्चों को तो बहुत जल्दी दिखता है। यूँ अगर आप बच्चों को बोलोगे ना मेरा ऑरा देखना बेटा, क्या दिखे, वो बता देगा आपको तुरंत। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन हम कैसे घर पे यूज़ कर सकते हैं हीलिंग करने के लिए? हीलिंग के लिए नहीं, हीलिंग के ये लिए खाली ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो खाली फील आपको जानकारी करने के लिए है। जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, क्या मैं अपनी कार को रेकी दे सकता हूँ कि मेरी कार प्रोटेक्शन रहे, या मैं बच्चों को दे सकता हूँ कि मेरा बच्चों को नेगेटिविटी ना आए? नहीं, वो तो फिर रेकी प्रॉपर एक बार सीखने के बाद ही फिर आप उसको हाँ कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो ये तो ऑरा को कैसे फील करना, चक्रों को फील करना, ये उसका बेसिक थोड़ा सा नॉलेज मैंने बताया। और अपना खुद का ऑरा देखना है तो आप घर में शीशे में डिम लाइट करके आप एक 3-4 फीट दूर खड़े हो जाइए और अपने आप को घूरते रहिए, अपने नाक को या अपने किसी पॉइंट को ले लीजिए, तो आपके भी चारों तरफ जो रोशनी है ना वो आपको दिखने लग जाएगी। वो दिखने लग जाएगी। हाँ, मतलब ये है हाउ टू सी योर ओन ऑरा, समझे ना, ये उसका काम है ये यूँ। तो सर आप कह रहे हो कि किसी को भी अगर रेकी करनी है तो पहले थोड़ा सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ता है उसको, सीख के कर सकते हैं। हाँ, सीख के क्या कर ये सकते टच हीलिंग में अपने बच्चों को दे सकते हैं? हाँ, नहीं, एक बार सीख गए तो बाद में तुम प्लांट, एनिमल्स, लिविंग, नॉन लिविंग, क्योंकि इट्स एन एनर्जी, जो भी दुनिया में एनर्जी से बनी हुई चीज़ें हैं और दुनिया एनर्जी से ही बनी हुई है हर चीज़, तो यू कैन ट्रांसफ़र योर एनर्जी इनटू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये देखिए कमाल है। ठीक है, ठीक है सर। सर कोई पास्ट में ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसमें आपको लगता हो कि बंदा बिल्कुल नॉन क्योरेबल था बट रेकी से हमने उसको हील किया हो? क्या पॉसिबल है? हाँ, देखिए क्या होता है कि ये लोगों को बहुत कम जानकारी है कि आफ्टर ऑल कोई भी चीज़ की रीजनरेशन या रिकवरी किस हालत में होती है, जब वहाँ पर एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है। और एनर्जी का फ्लो का मतलब है वो सेल जो वहाँ पर हैं वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बैटरी उसकी चार्ज है, तो फंक्शन अच्छा होगा, तो वहाँ पे सर्कुलेशन अच्छा होगा, वहाँ पे नर्व एनर्जी स्ट्रांग होगी, तो वहाँ पे नवनिर्माण रीजनरेशन फास्ट होगा। तो इसलिए हर बीमारी, चाहे कैसी भी बीमारी हो, वाइटल फोर्स हर बीमारी की नीड होती है। तो रेकी जो है वो डायरेक्ट एनर्जी सप्लाइंग फोर्स है, जो कोई भी सीख कर किसी को भी देने से बड़ी बीमारियों से धीरे धीरे उसको बाहर निकाल सकता है और खुद भी ठीक हो सकता है, अपनी खुद को भी चार्ज करके। अब देखिए बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि हम तो 30 साल में इतने हज़ारों लाखों लोगों को देख चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव काला पड़ जाता है और उसको काटना पड़ता है, उसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। लेकिन रेकी करके वो ऐसे पाँव जो है ना जो डेड हो सके थे, डेड टिश्यू, और मेडिकल साइंस में ये माना जाता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, वो यूँ कहेंगे, लेकिन वो वापस रिवाइव होकर नॉर्मल हो गए। अच्छा, आपने देखा है गैंग्रीन? हाँ, नहीं देखा नहीं, हमारे फोटोग्राफ हैं, हम आपको भेज भी सकते हैं, हम आपको भेजेंगे ताकि आप ज़रूर बताएं कि, और सिर्फ हम भी कर सकते नहीं है, मेरे विद्यार्थी जो सीखकर अपने माँ बाप के जो गैंग्रीन हो गई उन्होंने उसको ठीक कर दिया 1-2 महीने में। तो मतलब ये डेड टिश्यू कभी रिवाइव नहीं होता साइंस के हिसाब से, लेकिन हमने देखा कि एनर्जी जाकर किसी भी चीज़ को फिर से रिवर्स कर सकती है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनमें लाभ होने की चांसेस नहीं क्योंकि स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन माँ बाप ने रेकी सीखकर 2-2, 3-3 साल तक रेकी करके उस बच्चे को आज नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के योग्य बना दिया। ये सब मैं भी नहीं विश्वास करता था एक ज़माने में कि भाई, मुझे भी लगता था कि मतलब पता नहीं, ट्राई करना चाहिए शायद हो कि ना हो, लेकिन बहुत कमाल हो गया। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए बीमारियां तो अब हज़ारों नाम बीमारियों को ले लो, वो तो अलग बात है कि भाई नींद नहीं आ रही, कि डायबिटीज़ है, कि ब्लड प्रेशर है, वो सब छोटी छोटी बातें हैं। कोमा में अगर कोई व्यक्ति चला जाए ना तो कोई डॉक्टर जनरली कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रेकी ऐसी पावरफुल एनर्जी है कि उस समय डॉक्टर कहता है सॉरी हमारी मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है, भगवान के ऊपर है जी, ऐसे जनरली छोड़ देते हैं। तो उस समय एक ही चीज़ उसके सूक्ष्म स्तर पर उसकी बॉडी में जा रही है और वो है रेकी। तो उस समय जब अगर आप रेकी जानते हैं, और रेकी का तो आप जानते हैं 2 सिद्धांत है कि प्रेजेंट भी 2 तो भी फ्लो होती है, आप डिस्टेंस से 2 तो भी फ्लो होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो रेकी जो है सटल लेवल पर जाकर उसकी बॉडी में चेंजेस लेकर आ सकती है और कोमा में से बाहर निकालने की उसमें संभावना ज़्यादा है।
और ऐसा हुआ है, ऐसे कई केसेस में हुआ है। और रेकी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, बीमारी के अलावा, ये तो रेगुलर जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, इससे हटकर जो रेगुलर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त लाभ देती है। मान लो कोई घर में हार्ट अटैक आ गया किसी को, और अगर आप रेकी जानते हैं तो अगर आपने रेकी कर दी ना तो व्यक्ति मर नहीं सकता। मरता क्यों है मालूम है हार्ट अटैक में? क्योंकि जब हार्ट अटैक आता है तो बॉडी की सारी बैटरी बोलते हैं ना, उसमें रिएक्शन में एग्जॉस्ट हो जाती है। अगर थोड़ा बैटरी का बैकअप पीछे बचा हुआ है तब तो हॉस्पिटल में जाकर रिकवरी करके वापस आता है। जनरली लोग समझते हैं कि वो हॉस्पिटल गया इसलिए रिकवर करके आया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर रिकवरी की पॉसिबिलिटी थी इसलिए वो रिकवर हुआ। वो बैटरी थोड़ी बची हुई थी, खाली वहाँ जाके रेस्ट करना था। और वो हमारा साइकोलॉजिकल फील होता है, अच्छा डॉक्टर ने ये इंट्रावेनस दिया, डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाया, ये सब ठीक है, साइकोलॉजिकली भी हमारे लिए अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन बात क्या होती है, अगर तुम्हारी बॉडी में बैटरी नहीं तो रिएक्शन कैपेसिटी नहीं है तो फिर मेडिसिन चाहे डॉक्टर कुछ भी कर दे तुम्हें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो रेकी क्या करती है, चार्जर की तरह है। जैसे हार्ट अटैक आया और आपने उसी समय अगर परिवार में रेकी कर दी तो उसी समय जैसे मोबाइल की बैटरी बुझने जा रही थी और आपने तुरंत उसको 2 पिन प्लग लगा के चार्जर में डाल दिया। ऐसे होता है। तो रेकी ऐसे काम करती है। तो सर कुछ हेल्थ की बात भी कर लेते हैं। सर मेरे पास ना एक बच्चे का फ़ोन आया, हमारा एक स्टूडेंट है, वो कनाडा गया, तो उसने फ़ोन किया यहाँ आके कि सर मैं कनाडा से वापस आ गया हूँ। मैंने कहा क्यों वापस आ गया है? बोले मुझे ना कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो सर बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, न्यूमरो वाइज तो हम उनकी हेल्प करते हैं जो भी कर सकते हैं, और हम बताते हैं कि यार ये वाले टाइम पे ठीक हो जाएगा तेरा, इस टाइम तक तू ये रेमेडी कर ले। जैसे उसको मंत्र दे दिया अश्विना, या सब चिरंजीवी मंत्र दे दिया, तो बहुत सारे मंत्र हम उसको देते हैं, या स्वर की कोई टेक्निक दे दी। बट फिर भी कहीं देखा गया कि सर ये हो क्यों रहा है कैंसर, और क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो नेचुरोपैथी से दूर हो सकता है क्योंकि आपका वो विषय भी है, या फिर रेकी से हील कर सकते हैं, और क्या इसका परमानेंट, क्या इसको होने से रोका जा सकता है, और अगर हो गया है तो कैसे क्योर करें, और क्या आपके पास इसके केसेस हैं, कुछ बताएं सर इसके बारे में। देखिए, शुरुआत में मेरा नेचुरोपैथी में आने का जो इंटरेस्ट था वो यही था कि इस दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं क्यों, और क्यों वो ठीक नहीं हो सकती। मतलब ये एक जैसे बोलते हैं ना क्वेस्ट थी मेरी। तो इसलिए जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने कहा कि मैं नॉर्मल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और अस्थमा इन बीमारियों पे काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कैंसर पे काम करूँगा। तो शुरुआत से इस हॉस्पिटल में जो शुरुआत थी वो कैंसर से ही शुरुआत की मैंने। तो सर आप किस चीज़ के डॉक्टर थे आप? नहीं, मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ। जैसे होम्योपैथ डॉक्टर होते हैं, मेडिकल डॉक्टर होते हैं, वैसे डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी भी होती है। तो मैंने जब हॉस्पिटल खोला तो उसमें सिर्फ कैंसर के मरीज होते थे। तो अब तक तो करीब समझो कि 30 साल में 18,000 से ज़्यादा कैंसर के मरीजों पे काम कर लिया है। सुनील दत्त के साथ भी हम लोगों ने काम किया, मतलब जब हम बॉम्बे में थे। हाँ। और मैंने मतलब हम लोगों ने कैंसर पे इतनी ज़बरदस्त सफलता प्राप्त की नेचुरल वे से कि हमने करीब 40 के करीब कैंसर के मरीज राष्ट्रपति भवन में, उस समय जब ज्ञानी जेल सिंह थे 1985-86 के आसपास में, तो हमने उनको वहाँ राष्ट्रपति भवन में प्रेजेंट किया। सारे केस वहाँ लेके चले गए। ये मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो फोटोग्राफ आपको दिख जाएंगे सारे। और उसके बाद में हमारे सेंटर पे अटल बिहारी वाजपेयी भी आकर मतलब रह के गए वहाँ पे, हमको वहाँ पे ट्रीटमेंट लेके गए मेरे पास में। तो इस तरह से तो दुनिया के सब बड़े बड़े जितने भी लोग जो हैं काफ़ी इसके ऊपर उन्होंने उपचार करवाया है। तो कैंसर पे काम करने का एक सिंपल सा तरीका था कि इन ए हेल्दी बॉडी कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव, सो मेक द पर्सन हेल्दी नॉट टू फाइट द कैंसर। कैंसर तो एक परछाई है ना भाई, शेडो है ना आप तो एक कॉज दे रहे हो, ऐसे आप कॉज खड़ा कर रहे हो, उसकी एक शेडो पड़ रही है, कॉज ख़त्म करो तो शेडो गायब हो जाएगी। तो कैंसर बॉडी में क्यों होता है कि जब हमारा कंप्लीट इम्यून सिस्टम इतना नीचे जा चुका होता है कि फिर कोई गुंडा बोलते हैं ना घर में, जैसे खड़ा होकर कुछ बोल रहा होता है तो उसको कोई रेसिस्ट करने वाला नहीं होता, ये समझ लें। तो और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, कैंसर पैदा करना कोई बॉडी का नियम नहीं है, कैंसर पैदा करना भी बॉडी का एक रेमेडियल एक्शन है, यानी कि उपचारात्मक उबाड़ है, यूँ समझ लो। और जितनी बॉडी सीवियर टॉक्सिक कंडीशन में आ जाती है ना, उतना ही फिर कैंसर के जनरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है
कि कैंसर पैदा होने में टॉक्सिक बॉडी कहाँ से पैदा करते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट। वो हम क्रिएट करते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन्स खा रहे हैं। एनिमल प्रोटीन्स हो गया, इवन मतलब नॉनवेज और दूध वगैरह भी हो गए। दूध भी आ गया इसमें, क्योंकि दूध बेसिकली हार्मोनल प्रोडक्ट है और दूध का कैंसर के साथ बहुत बड़ा संबंध है इसमें ख़ास तौर पे। तो एनिमल प्रोटीन्स के कारण होता है। और दूसरा, अगर बॉडी को हम टॉक्सिक जो करते हैं, अगर हम केवल अनाज दाल ही खा रहे होते हैं। देखिए, अनाज दाल अगर छिलके समेत है तब तो उतना जल्दी बॉडी पे असर नहीं आएगा। अनाज दाल अब क्या हो गया, अब घर में देखोगे सबके घरों में सब रेशे फाइबर रहित सब अनाज हो गए हैं। चावल सफ़ेद हो गए, आटा में से छान निकल गया, है ना, और दाल पूरी पीली हो गई, तेल पूरा रिफाइंड हो गया, नमक जो है रिफाइंड हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एवरीथिंग इज़ गॉट प्रोसेस्ड, और उसमें कहीं पर भी एक टोटल मिनरल जो होलसम फूड जो बोलते हैं ना, वो हमारे खाने में से धीरे धीरे गायब होता चला गया। तो बॉडी में क्या होता है, जब आपके मिनरल्स नहीं है उसके अंदर और फाइबर नहीं है, तो फिर वो एसिडिक जो है उसकी रेसिड्यूल जो बॉडी में बनती है और उससे जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अच्छा, और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, सब लोग कुकिंग कर करके खा रहे होते हैं। फल सलाद खाने की लोगों को आदत नहीं होती। तो उसके कारण क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी को चाहिए, जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देते हैं बॉडी में, और फल सलाद खाने से जो थोड़ी अल्कलाइनिटी बॉडी में क्रिएट होती है वो क्रिएट नहीं होती फिर ये कैंसर जो है डेवलप हो जाता है, यूँ समझ लें। तो इसीलिए कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, इवन सप्रेस्ड इमोशंस और बाकी टॉक्सिक हैबिट्स, जैसे सिगरेट पीते हैं लोग, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, और इवन केमिकली रिलेटेड कई चीज़ें लोग खा रहे होते हैं। और इससे भी एक किचन में जो सबसे डेंजरस है ना हमारे किचन में, वो है फ्राइड ऑयल्स। फ्राइड ऑयल जितने भी घरों में अगर फैट जो है हीट होती है, तो हीट होने के बाद में सर्टेन टेम्परेचर में जाकर है ना वो कंपाउंड में विभक्त हो जाती है, डिवीज़न, और फिर वो कार्सिनोजेनिक कहते हैं, यानी कि वो टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट बिकम कैंसरस। तो इसीलिए आज महिलाओं को जितने भी फाइब्रॉयड कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट, ये जितने भी हो रहे हैं, और इवन जेंट्स को भी हो रहे हैं, उसमें ये फ्राइड ऑयल्स का बहुत बड़ा रोल है वास्तव में। सर, एक ना बड़ी फेमस डाइट चलती है, बहुत सारे लोगों ने वो दी है शायद डाइट की, वो कहते हैं मिल्क नहीं पीना, वीट नहीं खाना और दिन के 6-7 घंटे खाना है। तो क्या ये डाइट आप रिकमेंड करोगे? बहुत सारे लोग ऐसा, मतलब फेमस लोगों से मैंने देखा ऐसा। हाँ, देखिए, पहली बात तो क्या है कि मैं ये जो बोलते हैं ना कि कोई सिस्टम और कोई प्लानिंग करके खाने के मैं विरोध में हूँ। क्यों मालूम है यार, जीवन बड़ा सहज है और हेल्थ जो है वो एक कॉमन सेंस की बात है। इतना ज़्यादा डू एंड डोंट्स में जीने का क्या सेंस है भाई? एक सिंपल सी बात है कि भूख लगे तो खाओ और नहीं लगे तो वेट करो। पर एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ गई, आदमी जो है साइकोलॉजिकल और टाइमली ईटर बन गया और भूख नहीं है तो भी खा लेता है। तो खाना तो भूख से है, और खाओ तो होलसम खाना खाओ भाई, जो मतलब टोटल हो, जो आग और मशीन से ज़्यादा बर्बाद ना हुआ हो, जो सारे प्राणी अपना भोजन करते हैं ना, जो डिस्टर्ब नहीं करते, प्रोसेसिंग नहीं करते। तो हमारा भी खाना हमें इतना प्रोसेसिंग करके नहीं खाना चाहिए, समझे ना। और जब आप हेल्दी फूड खाओगे, यानी कि जो अनप्रोसेस्ड है और अनकुक्ड है, जैसे फ्रूट्स हैं, सलाड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, तो फिर आपकी बॉडी को सारा माल तो अच्छा मिल रहा है ना। अच्छा, और तो ये जब आप होलसम खाना खा रहे हो तो फिर बॉडी जो है कहीं से बीमार पड़ने का रास्ता क्या है? आपकी बॉडी में जो भूख से खाओगे तो और होलसम खाओगे तो बॉडी में डेफिशिएंसी होगी नहीं और ओवर ईटिंग होगी नहीं, क्योंकि भूख से खा रहे हो तो ओवर ईटिंग का रास्ता ही नहीं है। और फिर भूख से खाया तो कब्ज भी कभी नहीं होगी। अब कब्ज नहीं होगी तो पेट बराबर साफ़ होता रहेगा टाइम से। इस तरह से वो, क्योंकि वो भूख के साथ कनेक्टेड है, और अच्छी और खाना पच रहा है तो एनर्जी बड़ी अच्छी होगी आपकी, उसे नींद अच्छी आएगी, आपको गैस बनेगी नहीं, पेट में खाना सड़ेगा नहीं। तो मतलब इतनी सिंपल सी बात है कि कॉमन सेंस हेल्थ होता है। और न्यूट्रिशन का विज्ञान कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है,
पर मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में जो है ना न्यूट्रिशन के विज्ञान को जो है ना लोगों ने सबसे ज़्यादा कंफ्यूज साइंस बना के रख दिया है। आज न्यूट्रिशन पे कम से कम तुम्हें 25 लाख किताबें इस दुनिया में मिल जाएगी सिर्फ इसी पर ही कि क्या खाएं ना क्या ना खाएं। मैंने कविता लिखी, ज़रा सुना दूँ एक? सुना दीजिए सर। कि सदियां बीत गई मानव फिर भी पूछ रहा है ये, क्या खाऊं कैसे खाऊं खाना ढूंढ रहा है ये। जो ना खाना था ना पीना था वो भी निगल गया सारा, बुद्धि मिली थी ज़्यादा जिसको वही भटक गया बेचारा। ईश्वर ने इस सृष्टि का सुंदर जब निर्माण किया, हर प्राणी को अपना अपना जीने का सामान दिया। पूरे प्राणी जगत में अब तक ऐसा नहीं सवाल हुआ, सिर्फ पूछ रहा है मानव सदियों से परेशान हुआ। तो भाई आज 84 लाख यूनियों को मालूम है कि मैं कैसे खाऊं, और तुम जाके डॉक्टर को पूछते हो डॉक्टर साहब कब खाऊं, कितना खाऊं, कैसे खाऊं? क्या नॉनसेंस है ये। अरे भाई योर बॉडी लैंग्वेज गाइड्स टू यू ना, कि कब मोशन करना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, तो क्यों जाके पूछते हो? और खाने का तो सिंपल सा लॉ है न्यूट्रिशन का कि उसको आग और मशीन से बर्बाद मत करो भाई। इतनी छोटी सी साइंस है बस एक ही लाइन में, और न्यूट्रिशन को लेकर इतना साइंस बना दिया, इतना प्रोटीन खाओ ने, इतना फैट खाओ ने, इतना वो खाओ ने। तुम सीजनल रीजनल जो तुम्हारे देश में आता है वो खाओ। अभी देखिए, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एप्पल कहाँ पैदा होती है? कश्मीर में सर। अब बम्बई वाला बैठा हुआ आदमी इतनी गर्मी में एप्पल खाएं तो पागल है। क्यों? ऐसा नहीं कि एप्पल नहीं खानी चाहिए, अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है तो खाएं, लेकिन सवाल क्या होता है भाई, बम्बई में तुमको वहाँ पे नीरा मिल रहा है, नारियल पानी मिल रहा है, तुम्हारे वहाँ पे तरबूज खरबूज मिल रहे हैं, वो खाओ ना भाई। ककड़ी खीरे मिल रहे हैं, वो खाओ। तो जो जहाँ पैदा होता है वो खाओ ना। कश्मीर में तो वहाँ पे खीरे ज़्यादा नहीं पैदा होते, समझे ना। तो जो चीज़ जहाँ पैदा होती है उसको खाना चाहिए। साउथ इंडिया वाले के नारियल पैदा होता है, अब मैं थोड़ी कहूँगा कश्मीर वाले को या पंजाब वाले को तुम नारियल खाओ जी, तो नारियल उनको नारियल खाना चाहिए। मध्य प्रदेश में मूंगफली होती है तो मूंगफली खाओ भाई, गुजरात राजस्थान में सब जगह, और नॉर्थ इंडिया में बादाम होती है तो बादाम खाओ भाई। तो मतलब जो जहाँ सीजनल रीजनल होता है ना, उनको वहाँ पे वही खाना चाहिए। ये फालतू के बोलते हैं ना, इतने कन्फ्यूज़न और झंझटों में फंसना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल एक सहज भाव में जियो और बहो, लड़ो मत जीवन से, लड़ो मत जीवन से। सर आपकी बात को मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। एक तो सीजनल खाना है, एक तो रीजनल खाना है, जब भूख लगे तब खाना है, और उसके साथ साथ होलसम खाना है, और जो चीज़ अग्नि ने बर्बाद कर दी है वो नहीं खाना है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये 5-6 चीज़ों का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है बस। और शुगर के बारे में आप कहना चाहोगे? मैंने ऐसा बहुत सुना कि जो कैंसर का सेल है वो शुगर के एनवायरनमेंट में बहुत ग्रो करता है। तो हाँ जी। तो क्या शुगर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है कि शुगर छोड़ने से उनकी बॉडी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, कुछ कहना चाहिए? देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया ना पहले कि लोग जो है फल सलाद खाने के कम आदी हो गए। हाँ जी सर। तो होता क्या है कि ही इज़ ईटिंग ऑल द टाइम कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स खा रहे हैं लोग। हाँ, जो कार्ब्स खा रहे हैं, पर कार्ब खाने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कार्ब्स के साथ में फाइबर है तब तो वो बहुत स्लोली शुगर रिलीज करेगा भाई। अच्छा। पर फाइबर लेस फूड है ना। आप ज़रा सोचिए कि आज इतना क्या बोलते हैं कि धुली हुई चीज़ें, मैदा हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है। ब्रेड, बिस्किट, बेकरीज वगैरह सब जो हैं, तो जितना ज़्यादा कोई इसका कार्ब जो है ना, वो तो डायरेक्ट शुगर और कोलेस्ट्रॉल में डेवलपमेंट करता है। तो कैंसर में 3 चीज़ें नहीं चाहिए। एक तो एसिडिक एनवायरनमेंट, अगर आप अपने ब्लड को अल्कलाइन कर सकते हो बाय लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा हैवीली अल्कलाइन होती है, इसलिए इसमें व्हीट ग्रास, गिलोय, पपीते के पत्ते का रस ने, धनिया पुदीने का रस ने, कई तरह के जो पालक के रस ने, जो ग्रीन जूस कहते हैं, वो इसमें मैक्सिमम देने का प्रयास करते हैं जिससे ब्लड अल्कलाइन हो, ठीक है ना। और इवन गाजर का रस भी बहुत जल्दी अल्कलाइन करता है। और फल सलाद, अंकुरित दालें अच्छी मात्रा में खाते हैं जिससे ब्लड अल्कलाइन हो। और एसिडिक जो फूड है जिससे एसिड पैदा होता है वो है हाई प्रोटीन्स और हाई स्टार्चेस, तो वो बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल, थोड़ा कम कर देते तो कम रेसिड्यूल्स बनती है, तो ऑटोमेटिक बॉडी में कम हो जाता है।
और वो कुछ 2-4-6 महीने उसको बहुत कम खाना चाहिए। क्यों? अगर वो ज़्यादा नॉर्मल खाते रहे तो फिर बॉडी में कैंसर रिवर्स नहीं होता। तो इसलिए हम उसको स्टार्च प्रोटीन को हम कम कर देते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद में ऑक्सीजन की कमी जो होती है ना, वो कैंसर के लिए बहुत बड़ी दोस्त होती है। ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी तो प्राणायाम कर सकते हैं। हाँ, नहीं, तो इसीलिए उसमें जितना ऑक्सीजन बॉडी को देंगे तो कैंसर के सेल ऑक्सीजन के होते पनप नहीं सकते। ऑक्सीजन नहीं है तो जल्दी पनपने लगते हैं। तो इसीलिए इसमें जो वो सारी एक्सरसाइजेज, वो सारे प्राणायाम जिससे बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिले। अच्छा, ऑक्सीजन सिर्फ ऐसा मत समझना कि हवा से ही मिलता है। इवन आप अगर अनकुक्ड फूड खा रहे हो, एक एप्पल खा रहे हो, आप एक तरबूज खा रहे हो, तो उसके अंदर भी ऑक्सीजनेशन, एंटीऑक्सीडेंट जो होती है, वहाँ से भी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ, तो इसीलिए अगर आप जितना रॉ नेचुरल फूड खाते हो ना, उतना ही बॉडी को अच्छा ऑक्सीजन मिलने से कैंसर सेल उसके अंदर भी ग्रो नहीं करते। और शुगर जो है वो कैंसर की सबसे बड़ी दोस्त है। तो इसीलिए नॉर्मल तो रिफाइंड शुगर तो खानी नहीं है, वो तो एकदम खतरनाक है समझो उसके लिए। तो अब कार्ब का जो शुगर है जो कि कन्वर्ट होती है शुगर में, तो कार्ब को इसमें कम करने के लिए कहा जाता है। तो भाई आप जो भी ग्रेन खाते हो उसमें कोशिश करो कि उसमें फाइब्रस हो। फाइब्रस होगा तो शुगर जल्दी कन्वर्ट नहीं होती। फाइब्रस नहीं होगा, अब देखिए मिलेट क्यों आज इतना पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि फाइबर है इसलिए, और कुछ नहीं है। मिलेट में कुछ नहीं है, एक तो थोड़ा जल्दी ग्रो हो जाता है कम पानी में भी, और साथ में फाइब्रस है, इसलिए लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं आजकल। वरना और रोटी, गेहूँ चावल को थोड़ा टाइम बड़ा लगता है बनाने में, उसके लिए काफ़ी खेती को मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर ब्राउन राइस है और इवन अच्छा गेहूँ भी जो है, अगर उनको भिगो कर, फुला कर, अंकुरित करके इस तरह से, मतलब फिर वो तामझाम करने पड़ते हैं उसके ग्लटन को छुपाने के लिए, यूँ समझ लें। वरना नहीं तो कार्ब कम खाएं, और उस समय स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, और इस प्रकार की चीज़ें लें तो, और हल्के कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, जैसे आलू है, शकरकंद है, ये सब लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये, और अल्कलाइन ज़्यादा है, तो ऐसे कार्ब खा सकते हैं इसमें। और सर क्या मिल्क साइलेंट किलर है? हाँ, देखिए मैंने आज से कोई 40 साल पहले किताब लिखी मिल्क ए साइलेंट किलर, जो वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर हो गई। और तो मैं पहले मिल्क का बहुत बड़ा पियकर था, मतलब 25 साल तक पीता रहा। साइनस भयंकर सफ़र करता रहा, 4-4 बार ऑपरेशन करा दिए। बचपन से लेकर मुझे याद है कि पूरी ज़िंदगी, 25 साल की ज़िंदगी तक मैं, नाक हमेशा ख़राब ही रहता था, बहता रहता था, बलगम बनता रहता था, पर मैंने कभी दूध पे शक नहीं किया। उससे एक्जिमा भी हो गया था, एलर्जी भी हो गई थी, मुझे कई तरह के प्रॉब्लम भी हो गए थे, पर मैं सोचता था दूध तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कभी सोचा नहीं था ऐसे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैं नेचुरोपैथी के संपर्क में आया, दूध के बारे में किसी ने बंद कराया उस समय, फिर बाद में दूध वापस शुरू किया तो फिर वापस शुरू हो गया, दूध बंद किया तो बंद हो गई, सब साइनस वाइनस सब गायब हो गए, और मेरे को जुकाम लगना बंद हो गया। मैंने इतनी सूत्र नीति की, यानी कि नाक से पानी पीना, जल नीति करना, कर करके तंग आ गया मैंने, बल्कि नाक से दूध भी पिया, यूँ समझ लो खींच खींच के, अजीबोगरीब काम किए, लेकिन कभी भी ठीक नहीं हुआ। दूध के निकालते ही सारा साइनस, सारा जुकाम, सारा एक्जिमा फट 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 2-4 महीने में सब खत्म हो गया। सर ये भी तो हो सकता है ना, किसी के लिए दूध अच्छा काम कर रहा हो, आपके लिए ना क्यों, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए क्या होता है कि जिनकी पित्त बॉडी होती है ना, उनको जल्दी नहीं बोलती, क्योंकि उनकी बॉडी जो है, उनकी भूख भी अच्छी होती है, वो जल्दी हजम भी कर लेते हैं थोड़ी उसको। लेकिन समझना क्या मालूम है कि अल्टीमेटली जो दूध है ना, वो गाय के बछड़े के हिसाब से केमिकली डिज़ाइंड है, तो उसके जो हार्मोन्स हैं और उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी के अनुकूल नहीं है, योग्य नहीं है, तो बॉडी उनके विरोध में काम करती है, और उससे बहुत ज़बरदस्त बलगम बनता है, एलर्जी होती है, गैस फॉर्मेशन होता है, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें होती है। तो मैं तो इसलिए मैं दूध को लोगों को कहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जब गाय का बछड़ा बचपन के बाद अपनी माँ का दूध छोड़ देता महीने 2 महीने में, और फिर वो ज़िंदगी भर पलट के भी नहीं देखता, तो भैया तुमको क्या जरूरत पड़ गई। 4,500 दुधारू प्राणी हैं, सब प्राणियों का दूध का एक पीरियड समाप्त होता है, एक आदमी ही ऐसा है जो ज़िंदगी भर दूध पीता रहता है। तो और भगवान ने हमारा दूध दिया है ना, हमारा दूध दिया है नारियल में, बादाम में, अखरोट में, इस तरह से। मैंने इसके ऊपर भी एक कविता लिखी है, दूध के ऊपर भी, अगर आप चाहो तो बिल्कुल हो जाए सर। कि मांस, दूध, शहद और अंडा,
मांस, दूध, शहद और अंडा, ये 4 महा चोरी का धंधा। जो कोई खाता इसे बेचता है वो पशु से बदतर बंदा। कोई न प्राणी किसी के खातिर कोई आहार जुटाता है, मेहनत कर दिन रात बेचारा अपने लिए कमाता है। ये क्रूर बेदर्दी अत्याचारी मानव इसे चुराता है, धिक्कार इसके जीवन पर औरों की कमाई जो खाता है। क्या इन पे अधिकार तुम्हारा, किस हक से चुराते हो, सबका अपना अपना जीवन, तुम क्यों बीच में आते हो। उठो मानव होश में आओ, अपना आहार खुद कमाओ, धरती पर खूब पेड़ उगाओ, चाहे जितना खाओ लुटाओ। हर फल तुम्हारा अंडा है, हर मेवा तुम्हारा मांस, इसमें भरपूर दूध छुपा है, मधु की छिपी मिठास। जो जीता और जीने देता वही सच्चा खुदा का बंदा। कहे नंद खूब पेड़ उगाओ और खूब करो फलों का धंधा। वाह, जबरदस्त। तो सर शहद भी आप मना कर रहे हो? देखिए हनी जो है ना, ये हमारी बॉडी की नीड नहीं है। नीड नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं, तुम सारे दिन, अभी आज मैं मान लो तुम्हें सुबह से मैं तुम्हें तरबूजा खिला रहा हूँ, खरबूजा खिला रहा हूँ, केला खिला रहा हूँ, आम खिला रहा हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं शहद, देखिए मैं शुरुआत में जब मैं शहद की बोतल आता था ना, तो मैं सारे दिन में, चूँकि मैं तो कई सालों से फलों पे रहता हूँ, तो मैं सारे दिन फल खा के सोचता शहद खाऊं कहाँ यार, चाटूं क्या उसको, मैं डालूं किस में। कोई अबनॉर्मल चीज़ है जो मैं नहीं ले सकता बॉडी में, कि भाई मैं एक नींबू पूरा खट्टा नहीं पी सकता जी, तो अब मैं जानबूझ करके वो खटास को छुपाने के लिए शहद डालूंगा, ठीक है, वरना मैं शहद लूँ किस में, ये क्वेश्चन है मेरे सामने। और इसी तरह तो मतलब कोई अबनॉर्मल चीज़ खानी है तो मैं शहद डालूंगा इसमें, वरना नहीं तो हर चीज़ में स्वाद है, हर चीज़ मीठी है, बढ़िया है भाई। तो इसीलिए न फल में मुझे, देखो न फल में मुझे शहद चाहिए, न सलाद में, न स्प्राउट्स में, न नट्स में। तो अब तो खाली शौकिया ही खानी पड़ेगी भाई उसको मुझे, समझे ना। और वैसे भी कोई मधुमक्खी है ना, आप लोगों के लिए मेहनत नहीं करती चुन चुन के लाके शहद देने के लिए। सही है सर, सही। ये तो चलो ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, उसने मधुमक्खी पालन के अलग अलग तरीके खोज लिए हैं, तो चलो ठीक है, एज ए मेडिसिन यूज़ कर लो, मैं ऐसे कहता हूँ। सर एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करना कि पास्ट लाइफ के बारे में भी जरूरी है डिस्कशन करना, आप आए हैं सर। तो सर जैसे आपने अमिताभ बच्चन के बारे में बात करी, आज भी करेंगे, तो क्या उसका पास्ट लाइफ कर्मा में, पास्ट लाइफ के अंदर वो कोई बड़ा इंसान था? अमिताभ बच्चन की बात करें या सुशांत की भी बात करेंगे, तो ये वैलिडेट कैसे होता है? मैं दोनों चीज़ें पूछना चाहूँगा कि वैलिडेशन कैसे होगा कि जो आप कह रहे हो, या आपको भी कैसे वैलिडेट होता है कि अमिताभ बच्चन पिछली लाइफ में क्या था, और वो कैसे वैलिडेट करते हो आप? देखिए क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो लोग हुए हैं ना, उनके बारे में ये मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, बल्कि मैंने इसकी स्टडी की है, यूँ समझ लें। ये है ना एक बोर्न अगेन किताब है जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, बोर्न अगेन उसका नाम है, और पुनर्जन्म हिंदी में नाम है, दो हिंदी में भी है सॉरी। तो उस बोर्न अगेन किताब में डॉक्टर वॉल्टर सिमको है MD में, जो कि अमेरिका में रहते हैं, एंड ही इज़ ए साइकियाट्रिस्ट, और वो जो है इस साइंस पे उनका बड़ा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने इसके ऊपर काम करके ना, उन्होंने कुछ मीडियम्स को इस्तेमाल किया। मीडियम्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए भारत में ये वर्ड बहुत कम यूज़ होते हैं, साइकिक्स, मीडियम्स, चैनलिंग, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे बहुत कम यूज़ होते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एक मीडियम मतलब एक अथुन रे करके एक कोई मीडियम थी वहाँ पे अमेरिका में, तो उन्होंने उसका सहारा लेकर वो फिर किसी स्पिरिट गाइड्स को बुलाते हैं, हाँ बुलाते हैं, मीडियमशिप में बोलते हैं, और उसके साथ फिर वो कंटिन्यूसली जो है ना एक प्रकार से आकाशिक रिकॉर्ड जो बोलते हैं वो सब करना शुरू करते हैं। तो फिर वो जो उसने बताया और जो उन्होंने पूछा तो वो सब बताते गए, तो वो सारा रिकॉर्ड सारा करते चले गए। और उसके बाद उन्होंने जाकर लाइब्रेरी में जाकर उनका बोलते हैं ना, देखिए एक वो चूँकि मेडिकल डॉक्टर है, तो उन्होंने उसका फेस मिलान, उनके हैबिट्स के मिलान, और वो उनके जो टैलेंट है, स्किल्स के मिलान, वो सारा वो जो है ना मिलान करते हैं इस तरह से। और फिर वो उसमें ऑलमोस्ट वो सब सही निकले उनके, क्योंकि वो भी देखिए, वो बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर उसको एक साइंटिफिकली काम करना ही था, क्योंकि दुनिया में एक किताब निकाल के जा रहा है भाई, और वो दुनिया के सामने रख रहा है। तो उन्होंने फिर ये सारे 75% तो समझो बाहर के सारे, लॉरेन हार्डी, जॉर्ज बुश,
कैनेडी, सब इनके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, जो बाहर के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं। और इंडिया के उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को उन्होंने एक 10-15 लोगों को चुना। जैसे कि सर? जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में उन्होंने बताया। कौन है सर अमिताभ बच्चन? देखिए, अमिताभ बच्चन जो है एडविन बूथ के नाम से, ये एक न्यूयॉर्क में जो है, ये 1850 के आसपास की बात है। तो उस समय वहाँ पर जो ये मिशन इम्पॉसिबल का जो टॉम क्रूज़ है, तो वो उस समय वो दूसरे नाम से था। उसका अपना वहाँ पे एक बहुत बड़ा वो था, क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम, जहाँ पे ड्रामा ऑडिटोरियम होता था। तो वहाँ पर जो है अमिताभ बच्चन वहाँ पे एक्टर की तरह थे। एक नाटक जो वहाँ पे कंडक्ट होते थे, तो उसके अंदर जो है वो रोल प्ले करते थे। और उनके साथ साथ में उस समय उनकी रेखा उनकी वाइफ थी। तो आप कह रहे हैं कि रेखा वाइफ थी पहले वाइफ थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें पहला बच्चा होते ही उसकी डेथ हो गई, रेखा की। हाँ, और ये सब उन्होंने सारे मिलान करके उन्होंने उसमें फोटोग्राफ भी डाले हैं। मतलब ऐसा नहीं किताब ऐसी ही लिखी है, उन्होंने पूरा ऑथेंटिकली लिखी है। और उसके बाद में फिर जया बच्चन जो है मैक विकलन, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है इनके, मैं भी भूल जाता हूँ। तो वहाँ पे जो है फिर वो दूसरी पत्नी के रूप में वहाँ पर उसके साथ जुड़ी हुई थी। ये कमाल की बात है, बिल्कुल कमाल की बात है सर। अभी भी वही हाँ वही। और वापस दोबारा देखिए इस जन्म में आई। देखिए सवाल यहाँ पे क्या होता है, ये बड़ी क्वेश्चनेबल बात हो जाती है कि आज अमिताभ बच्चन जब बहुत पॉपुलरिटी पे आने लगे, और उस समय उन्होंने इतनी सारी हीरोइनें थी, एक जया भादुड़ी जो उसके हाइट की भी नहीं थी, उस स्किल लेवल की भी नहीं, और उसकी लेवल की भी नहीं थी, तो क्यों उन्होंने उसको चुना, जैसे बोलते ना। तो इसके पीछे कोई न कोई पास्ट लाइफ जो बोलते हैं ना, अट्रैक्शन, वो कहीं ना कहीं से रहा हुआ है। तो उसके कारण आज वो उनके साथ वापस जुड़ गई। अच्छा, इतना ही नहीं, जब अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है, वो कोई भी जाके स्टडी कर ले, ये सब लिखा हुआ है उसके अंदर, कि हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन, उनकी श्वेता बच्चन, जो भी अभिषेक बच्चन, जितने भी परिवार है ना, ये सब वेस्टर्न नाम से ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उस समय भी साथ में। और आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन का इंदिरा गांधी के परिवार के साथ बहुत नाता था, बहुत क्लोज था ना। तो इसके पीछे भी अब कई बार लगता है यार ये ऐसे ही बड़े लोग हैं इसलिए पॉलिटिकली जुड़ गए होंगे, नहीं, दे वर ऑलरेडी कनेक्टेड इन पास्ट लाइफ। क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा इतना मैं तो डिटेल इतना नहीं बता पाऊँगा। तो सोनिया गांधी जो है वो भी लूसी हेल के नाम से जो है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी। और राहुल गांधी वाज ए फादर ऑफ सोनिया गांधी एट दैट टाइम। अच्छा, राहुल गांधी उनके फादर थे। और वो किसी प्रोविंस के जो है ना वो एम्बेसडर थे उस समय, यूँ समझ लें। और तो ये सब चीज़ें हैं ना, इस तरह की बातें आती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, सोनिया गांधी के जो पति थे उन्होंने अब्राहम लिंकन का मर्डर किया था। ये कमाल की बात है इसमें, ये भी बुक में मेंशन है। हाँ, बुक में मेंशन है सब कुछ। और अब्राहम लिंकन को पकड़ने के लिए उसमें इंदिरा गांधी जो थी वो उस समय दूसरे कोई बड़े कमांडर, ब्रिगेडियर पता नहीं उसके नाम से थी, तो उन्होंने जाकर उसको पकड़ा था। मतलब उस समय, मतलब ये सब इस तरह की बहुत एक अजीब सी लंबी चौड़ी कहानियाँ उनकी। तो मतलब एक चीज़ जो बेसिकली हमें क्या समझना है कि आज ये सब लोग बड़े बड़े जो हो जाते हैं ना, आज राहुल गांधी है कि सोनिया गांधी है, हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो ये घर में पैदा हो गए इसलिए राहुल गांधी को इतनी इज्जत दी जाती है। नहीं, उनके अंदर ऑलरेडी वो पॉलिटिकल माइंड है, वो अंदर सोल है। सोनिया गांधी आज कहाँ इटली में, जहाँ वो एक नॉर्मल महिला की तरह जी रही थी, और अचानक आकर इंडिया में इतने टॉप लेवल पे आज इतने सालों से आज कांग्रेस जैसी पार्टी को संभाल रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और आप ज़रा सोचो कि वो इतनी ज़बरदस्त लीडर है कि आज कांग्रेस में उसके मुकाबले उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता। ये कितनी अजीब सी बात है, ज़रा सोचो। तो इसी तो कारण क्या है, दैट एनर्जी इज़ ऑलरेडी देयर, दैट सोल एनर्जी इज़ ऑलरेडी देयर विद इन हर। तो इसके कारण जो है वो ये सारे जो लोग आते हैं इसी कारण आते हैं। तो सर जैसे बुक की बात करी सर, ये आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 5000 लोगों को हम लोगों ने PLR इकट्ठे कराया। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर,
वो भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो अंकित जी क्या है कि कोई भी हमारे पास PLR के लिए आते हैं ना, तो वो अपना पर्सनल समस्याओं को लेकर ही अपना समय यूज़ करना पसंद करते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि मैं उनको पास में ले जाऊँ और अमिताभ बच्चन के बारे में पूछूँ, ये सब पूछूँ। पर हाँ, मैं जब मुझे लगता है कि वो चले गए हैं, उनका प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो गया है, फिर थोड़ा मेरे पास समय होता है तो मैं कई बार थोड़ा थोड़ा पूछ लेता हूँ कि भाई इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, क्योंकि हमारी चेतना किसी की भी लाइफ में जा सकती है। जब मैं पास लाइफ में लेके जाता हूँ ना, तो समझो वो सैटेलाइट की तरह हो जाती है। फिर मैं वहाँ पे टाइम स्पेस गैप नहीं है, वहाँ पे टाइमलेसनेस है। वहाँ पे अगर मैं कहूँ इसकी लाइफ में जाओ, मोदी जी की लाइफ में जाओ, तो मोदी जी की पूरी लाइफ पास्ट प्रेजेंट सब दिखाई देगा। मैं कहता हूँ नहीं, शाहरुख खान की देखो, शाहरुख खान की दिखाई देगी, मेरी देखो तो मेरी दिखाई देगी। तो ऐसे है ना, हम किसी की भी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। तो जनरली लोग अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा जानना पसंद करते हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ। तो अब इसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना, ये मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैंने पर्टिकुलर इन लोगों को लेकर कभी मैंने किसी को क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि शायद वो क्लाइंट भी जो है बेचारे जो आते हैं वो बोले यार ये कहाँ शाहरुख खान के बारे में पूछने लग गए भैया, मैं तो आया था अपने प्रॉब्लम के लिए, मान लो, एक तो उस पर्पज़ के लिए भी। और मुझे भी कोई इतना स्टडी मतलब रिसर्च करने का इतना समय मिला नहीं कि मैं इसके ऊपर काम करूं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर जो है मुझे देखने में आया कि जैसे मेरे अपने उसमें पास्ट लाइफ में एक व्यक्ति शाहजहाँ के रूप में था पिछले जन्म में। तो वो शाहजहाँ था, वो उसने मुग़ल ख़ानदान के बारे में बताया। फिर एक व्यक्ति शहीद भगत सिंह था, उसके बारे में उसने बताया। और एक व्यक्ति आया था लाल बहादुर शास्त्री का, उसका रूप था। मतलब बड़े लोग थे ये जो मेरे संपर्क में आए थे। तो इस तरह से अलग अलग थोड़े 2-4 जो बड़े बड़े लोग आए। और बाकी इसमें मैंने ये देखा है कि जो पिछले जन्म में राजा थे ना, अब बहुत बड़ा राज्य था उनका, तो इस जन्म में वो ऑर्डिनरी किसी पेट्रोल बंक पे सर्विस कर रहे हैं और बैंक में नौकरी कर रहे हैं। इतना बड़ा आदमी अभी नौकरी कर रहा है छोटे। वो इसका कारण, वो राजा होकर भी वो लोअर लेवल की लाइफ को जीता रहा। आप समझे ना, वो वासनात्मक जीवन जीता रहा, भोग विलास में जीता रहा। तो वो भोग विलास के कारण उसके जो संस्कार थे ना, वो लोअर लेवल के होने के कारण वो, और अपने पर्सनल, जो ऐसे लोग होते हैं वो तो अपना स्वार्थ ही देख रहे होते हैं। तो उनका जो अगला जन्म आया ना, वो उसी लेवल का आया कि जहाँ पर खाओ पियो और अपना जीवन को किसी तरह जी लो, बोलते हैं ना, इस तरह से। तो ऐसे जीवन में फिर उनका आना जाना होता है। तो इसीलिए और जो लोग मैंने देखा कि गरीब थे पिछले जन्म में, लेकिन दूसरों को दान और सेवा करने का बहुत शौक था उनका, दे हैव बिकम मोर रिचर इन दिस लाइफ। तो आप कह रहे हो कि जो भी आज हम हैं कहीं ना कहीं कार्मिक पुराने डेट्स हैं, पुराने पैटर्न्स हैं। 100%। देखो क्या होता है, आपने अगर किन्हीं आत्माओं को दिया, सुख दिया, तो आप, बल्कि मैं कहता हूँ, आपने एक चिंटी को भी खाना दिया ना, तो वो भी आपके लिए एक देवदूत बन गई, ये समझ लें। आपने गाय को घास खिला दी ना, तो इसी तरह किसी मनुष्य की तकलीफ थी, उसको हमने मदद कर दी, तो वो व्यक्ति इस जन्म में आपके साथ अचानक एक मिलने वाली जो मदद होती है ना, वो आपको उस तरह से आपकी लाइफ में आता है और आपको खूब अच्छा लाभ देकर वापस चला भी जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं। फिर क्यों? वो आपने कर्म कमाए तो ऐसे लोग आते हैं। अगर आपने ऐसे कर्म नहीं कमाए तो आप देखोगे कि कोई आपकी टाइम पड़ने पर मदद नहीं करता, आप बड़े परेशान हो जाते हो और मतलब आपको कई तरह के चीज़ों में फंसना पड़ता है फिर ऐसे। तो ये सब कार्मिक बंधन से ही होता है सारा सब कुछ। तो मोदी जी क्या थे पिछले जन्म में? नहीं, देखिए, उनके बारे में मैंने अभी रिसेंटली मतलब कई लोगों को पूछा है, तो वो ऑलरेडी एक साधक थे। मतलब ऑलरेडी वो साधना करते थे, साधना करते थे और वो सोशल वर्कर भी थे, मतलब ऑलरेडी। तो वो ऑलरेडी उनके अंदर जो है ना, समाज के प्रति जो भाव है वो पहले से वो लेकर आ रहे हैं। अब यूँ समझो, यहाँ आके खाली फलित हो रहे हैं, यूँ समझ लो। तो वो पहले से भी उनके अंदर वही प्रवृत्ति रही है, अभी से नहीं है। वही प्रवृत्ति रही, वही जो और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट, ये दोनों उनके अंदर पहले से ही रहे हैं। कर्मयोगी रहे हैं। कर्मयोगी रहे हैं पहले से भी। हाँ, ठीक है। और सर, सुशांत सिंह राजपूत। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जब मर्डर हुआ ना, तो सॉरी, मर्डर बोल तो वो तो मेरे उसमें आया, वो तो बाकी लोग तो नहीं कह रहे हैं। तो
जब उसकी आत्महत्या का समाचार मिला तो फिर उसी समय बाई चांस है ना, मैंने कुछ लोगों को पूर्व जन्म में लेके गया, जिसमें एक यूके की एक डॉक्टर थी जो उसको मुझे लेके जाना था। तो वो बहुत अच्छे ढंग से चली गई थी। तो मैंने सोचा चलो सुशांत सिंह का अभी आत्महत्या का समाचार भी आया है, ज़रा मैं उसके बारे में पूछ भी लूँ। तो मैंने उसको पूछा तो उसने जो बताना शुरू किया। अच्छा, मज़ेदार बात क्या मालूम है, शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सुशांत सिंह। उसको कोई आइडिया नहीं था, उसको आइडिया नहीं, वो खाली इतने जानती है। अच्छा, वो उसने मुझे बाद में पूछा ये कौन है, इंडिया का हीरो है क्या कोई, उसने मुझे ऐसे पूछा। तो जब मैंने जो लौट के आई ना, उसने पूछा आपने सुशांत सिंह के बारे में क्यों पूछा, मैंने कहा वो इंडिया का हीरो है। वो मुझे ऐसे बोलना पड़ा, तो मैं समझ गया कि शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ऑल दिस हीरो हीरोइन के रूप में। वो शायद अपने काम धंधे में बिजी रहे होंगे, जो भी है। तो उनको जब लेके गया तो उन्होंने एग्जैक्टली वो सारे सिचुएशन बताए कि कितने बजे क्या हुआ, कैसे मर्डर हुआ, कैसे उसको मतलब मर्डर की तरह शो किया गया उसको, सुसाइड की तरह शो सुसाइड को मतलब सॉरी सुसाइड को कैसे शो किया गया। तो ये सब चीज़ें एक बार तो हुई, तो फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब और भी कभी मौका मिले तो किसी को और को पूछूं। तो हम पूछते भी किससे मालूम है, जो बहुत अच्छे ढंग से पास्ट लाइफ में जा रहे होते हैं ना, ऐसे बहुत फास्ट गोयर भी होते हैं। तो मैंने फिर ऐसे कंडीशन में मैंने 5-6 लोगों को ऐसे सब पूछा, अलग अलग लोगों को पूछा। तो उन सब ने जो है, अच्छा उनको मैंने ये नहीं बताया कि ये सब मैंने पहले किया हुआ है करके। मैं अचानक पूछता हूँ उनको, मैं बता के नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको पास्ट लाइफ में ये सब पूछूंगा करके। तो मैं जब वो ट्रांस में होते हैं ना, मैं तब पूछता हूँ, ताकि वो कंडीशन माइंड वाले भी नहीं रहे ना ऐसे। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी सेम ऑलमोस्ट उसकी स्टोरी बताई। और मैंने यहाँ तक भी पूछा कि क्या कोई पकड़ा जाएगा, कोई इसमें कोई गिरफ्तार होगा। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बाद में क्लोजर हो जाएगा सब कुछ। तो यानी कि इतना बड़ा काम हो गया और बाद में वो सुसाइड शो कर दिया। हाँ, सुसाइड शो कर दिया उन्होंने। ओके, बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर एक केस आया मेरे पास, सुमित जी हैं हमारे जानकार, तो वो पुरानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए और उन्होंने देखा कि वो एक जन्म में भिखारी थे। तो जब उनको पता चला एक जन्म में भिखारी थे, थोड़ा सेल्फ एस्टीम भी लो हुआ। और कई लोगों से मैंने ऐसा सुना कि जब वो पास्ट लाइफ में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो दयनीय हालत में थे, तो उससे उनका एक बैड मेमोरी भी क्रिएट हो जाती है। क्या आपने भी ऐसा देखा है? ऐसा होता है? बहुत होता है। बहुत। देखिए क्या है, सेल्फ एस्टीम थोड़ा हिट हो जाता है। नहीं, देखिए क्या होता है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि उससे कोई दुखी होने की बात भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, सोशल डेवलपमेंट, उसके आधार पर हमारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होती है। तो एक ज़माने में जब पिछले जन्म में जाते हैं और भारत के अंदर जब जाते हैं ना, तो अधिकतर जो है ना लोग जो है बहुत एक नॉर्मल लोअर लाइफ ही जीते रहे हैं। मतलब यानी कि कोई छोटे मोटे प्रोफेशन में है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूर है। तो गरीबी भी थी भारत के अंदर, एक प्रकार देखा जाए तो ज़्यादा ही थी, मैं ऐसे कह सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से कुछ ही लोग ज़मींदार और मतलब पैसे वाले लोग थे एक प्रकार से। तो इसीलिए पिछले जन्म में जब जाते हैं तो डेफिनेटली हम कोई इतने रिचनेस से तो आए नहीं हैं। वो बहुत ही 10-20% जनता होगी जो इस प्रकार के बड़ी लाइफ को जी कर आ रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसलिए वो कोई निराशा की बात नहीं है। और यहाँ तक मैंने देखा है कि जो लोग पिछले जन्म में बहुत नॉर्मल से छोटे मोटे किसान भी थे ना, आज वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी है इस जन्म में। ऐसा नहीं है क्योंकि वो बनिया के घर में पैदा हो गए, अब जिस घर में पैदा हो गए वहाँ सब बिजनेसमैन ही है सारे, तो वो उद्योगपति हो गए। तो उद्योगपति भी जो आते हैं ना, वो भी पिछले जन्म में कई बार बहुत छोटे लेवल पे छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, तुम्हारे कर्म अगर सात्विक है, लोगों को तुमने कुछ दिया है, तो फिर वो वापस लौट के आएगा। अगर तुम सेल्फिश रहे हो तो फिर ज़्यादा तुमको अच्छा लाइफ उतना मज़ेदार नहीं मिलेगा फिर। अच्छा सर, ये धीरू भाई अंबानी क्या थे पहले? नहीं, मैंने कभी उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की। पर अब पॉडकास्ट में सब लोग पूछने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार ये सारे रिसर्च करने ही पड़ेंगे एक बार, जो बड़े बड़े लोग हैं कि कौन कौन क्या है करके। तो ये सब एक बार जानना पड़ेगा। क्या आप भी हीलर थे पिछले लाइफ में? हाँ, देखिए सर, आपने अपनी कितनी लाइफ का आपने देखा हुआ अपनी? देखिए, मैं करीब 3000 साल तक के पहले तक की मैं लाइफ में गया हूँ। करीब 7-8 लाइफ मैंने देख ली अपनी। तो उसमें क्या है कि
मैं शुरुआत से ही जो है ना, मैं ये शिक्षा, एजुकेशन, हीलिंग और प्लस ये सब ध्यान, इन चीज़ों में रहा हुआ हूँ पहले से भी। तो इसीलिए वो कंटिन्यू होते 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 आज मैं इस जन्म में अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ ना, ये सब बातें, तो ये सब बातें कोई मुझे खुद को इतनी जानकारी नहीं थी, कुछ तो अनुभव तो लिया ही है, ऐसे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार कई बातें मेरे अंदर से निकल के आ जाती है, तो वो मेरे पिछले जन्मों का जो अर्निंग है, जो मैं कमा के लाया हूँ, उसके कारण मैं ये सब कुछ बोल पाता हूँ। तो ये सब पिछले जन्मों का गेम है वास्तव में। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड पे बात कर लेते हैं सर। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है? और जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, उसकी हाइट है सर, ना उसकी शक्ल उस लेवल की है, ना उसका बिल्ट उस लेवल का है, ना सुंदरता उस लेवल की है, फिर भी इतने ऊंचे उस पे मुकाम पे है। तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ऊपर गया? और कैसे हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून कर सकते हैं कि हम भी इस लेवल का काम कर पाए? देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग जो हैं अपने अंदर वो एक स्टार थोड़ा सा लेकर पैदा ही होते हैं कि वो उनके अंदर वो आग लगी रहती है, वो छोड़ते नहीं अपनी जिद को। तो इसमें सबकॉन्शियस का रोल रहा है कि वो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करके बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस में ये डेफिनेटली वो इस बात को उसने ज़रूर दिमाग में रखा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, खप जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से और मैं एक्टर बन के रहूँगा। तो ये जो आपकी जिद होती है ना, और जो आप स्ट्रांगली अपने सबकॉन्शियस को उस वाइब्रेशन में आप कंपित होते हो, तो फिर सबकॉन्शियस वैसी परिस्थितियाँ लोग जनरेट करता ही है। और नवाजुद्दीन को भी, सिद्दीकी को भी जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए क्या होता है, एक दो बार, चार बार भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, तो और आप अगर आपके अंदर सचमुच कोई टैलेंट है और आप उसको वहाँ शो कर देते हो, तो फिर आपके लिए जो है स्काई इज़ द लिमिट। देन ऐसा होता है। अगर कोई टैलेंट ही नहीं है आपके अंदर, मान लो कोई पास्ट लाइफ से कमाया हुआ, तो आप इस जन्म में आपको जब आपको किसी, जैसे कहते हैं ना कि आप बड़े घर से हो, शौक के मारे इंडस्ट्री में घुस गए हो, तो तुम्हें लग गया मैं भी एक्टर बन जाऊं, पर तुम्हें लग गया तुम यू कुड नॉट प्रूव एट दैट टाइम। जब आपका टाइम आया तो इसका मतलब है कि वो टैलेंट आपके अंदर है ही नहीं और आप बड़े बनने वाले भी नहीं हो। और आपने देखा ही होगा ना कि सिद्दीकी की बात छोड़िए, आज बड़े बड़े स्टार के बेटे, देवानंद के बेटे, आज राजेंद्र कुमार का बेटा, और बड़े बड़े और भी स्टार के बेटे आज भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। दे आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे कुड नॉट प्रूव। उनके परिवार वालों ने उनके लिए जानबूझ करके पैसा लगाकर फिल्में बनाई, बट वो फेल हो गए, उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। सर तो कैसे एक्टिवेट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को? देखिए सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं करना होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हमारे प्रोग्रामिंग से चलता है। वो हमारे रेगुलर जो हम बिलीफ पैदा करते हैं, कॉन्सेप्ट जो डेवलप करते हैं, वो उसके कारण वो काम करता है। उसको कोई सबकॉन्शियस को डेवलप नहीं करना होता। वो तो जैसे कोई बोलता है भाई कंप्यूटर को कैसे डेवलप करें, कंप्यूटर तो ऑलरेडी है, आप प्रोग्रामिंग कैसे करते हो। तो एवरी मोमेंट हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू वॉक, हाउ डू यू टॉक, व्हाट डू यू बिलीव, आप कैसे वो सिस्टम बनाते हो। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड जो करता है ना, उसको जो है सबकॉन्शियस माइंड लिटरली एक हकीकत के रूप में लेता है। तो आप अगर कोई चीज़ को ठान लेते हो और बार बार सोचते रहते हो और उसको पाने के लिए आप एफर्ट कर रहे होते हो और आप बिलीव भी करते हो कि नहीं ये तो मुझे ज़रूर मैं प्राप्त करके रहूँगा, तो सबकॉन्शियस माइंड फिर वैसी ही परिस्थितियाँ, क्योंकि आप एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, तो उसी हिसाब से यूनिवर्स से उसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो और ऑटोमेटिकली वैसी परिस्थितियाँ लोग आपके आसपास आने लगते हैं, क्योंकि यू आर ऑल द टाइम वाइब्रेटिंग इन दैट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब चूँकि मैं पहले जैसे बोलता ना, एक बड़ा बाबा भी था, एक राज वैद्य भी था, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा काम करने की जो वो नेचर है ना, वो हमारे अंदर पास्ट लाइफ से मिली हुई है। छोटे में क्या बोलते हैं, संतुष्टि नहीं होती हमें। तो जब मैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन जब मैंने बनाया, तो मैंने कहा मैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनाऊंगा। तो अब ये भाव क्यों आया मेरे अंदर? मैं चाहता तो छोटा बन के बैठ जाता था आराम से, पर मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फेक्शन नहीं आती मुझे जब तक मैं बड़ा काम ना करूं। तो इसके कारण तो मेरा सबकॉन्शियस क्या बिलीव कर रहा है कि बड़ा काम करना है जी, बड़ा काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ
इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। तो ये होता है सबकॉन्शियस का गेम वास्तव में। तो सर कोई ऐसी 3 टेक्निक्स जो आप देना चाहो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, मान लीजिए आलिया भट्ट आपके पास आए, तो ऐसी कोई 3 टेक्निक्स जो आप उसे देना चाहो, सभी के लिए हो बट उसके लिए बड़ी वो हो कॉमन। देखिए, पहली बात तो क्या मालूम है, हर आदमी को अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है तो पहला काम तो ये है कि आप अपनी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स को आप अपने दिमाग में लेकर आ रहे हो, जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव बिलीफ है, अगर वो आपके माइंड से नहीं निकले तो आप अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपकी माइंडसेट ऐसी बनी हुई है कि यार मैं पैसों के पीछे क्यों भागूं यार, सिकंदर क्या लेके गया था, खाली हाथ गया था, पैसा दुख की जड़ है यार, जितना चादर उतना ही पाँव पसारो यार, संतोषम परमम धनम, ये आपकी मान्यता है, तो यू विल नेवर क्रिएट मनी इन योर लाइफ। क्यों? वो आपका बिलीफ है। ये आई कांट अफोर्ड दिस, ये लग्जरी तो मेरे कोई चौचले हैं, तो फिर वो लग्जरी की तरफ कभी जा नहीं पाएगा। क्यों? उसका वो बिलीफ सिस्टम है, समझे ना। ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर ने कह दिया, आपने मान लिया, क्या समझे। तो जितने नेगेटिव बिलीफ हैं आपको हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, हैप्पीनेस को लेकर, तो आप जब तक उनको निकालोगे नहीं ना, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड नया प्रोग्रामिंग लेगा भी नहीं। क्यों? आप पुराने से ही अभी बंधे हुए हो। पहला काम। सेकंड काम जो है, ऑलवेज फोकस व्हाट यू वांट, नेवर फोकस व्हाट यू डोंट वांट। पर जनरली आदमी क्या करता है, हमेशा उसी को फोकस करता है जो उसको नहीं चाहिए। जैसे मंदी बहुत है आजकल, बीमारियां बहुत है, लोग थोड़े स्वार्थी है, तो आपको वही ज़्यादा दिखेंगे। तो आपको जो चाहिए क्या, उसको फोकस करो। आपको हेल्थ चाहिए बीमारी में, तो यू फोकस ऑन योर हेल्थ, समझे ना। तो तब क्या होगा, फिर वो एनर्जी उसकी तरफ डाइवर्ट होकर उसको मल्टीप्लाई करेगी। तो हर व्यक्ति को जो है ना उस तरफ फोकस करना चाहिए जहाँ उसका जो चीज़ उसको चाहिए। और तीसरी चीज़, ऑलवेज क्रिएट ए अफर्मेशन इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूशन टेंस में अफर्मेशन बनाएं और उसको विजुलाइज करें। जैसे आपकी मेमोरी अगर कमज़ोर है तो आपको ये नहीं कहना है यार मेरी मेमोरी तो बड़ी कमज़ोर है यार, मैं जो पढ़ता हूँ सब भूल जाता हूँ यार, पता नहीं क्या है मेरा। तो आप फिर आपका सबकॉन्शियस है ना, जिन है, वो कहेगा जो हुक्म आगा, फिर वो वैसे ही पैदा कर देगा, आपकी मेमोरी फिर शार्प करेगा ही नहीं। तो आपको उसका एग्जैक्ट अपोजिट में कहना है जो आपको चाहिए, कि माई मेमोरी इज़ वेरी शार्प, मैं जो पढ़ता हूँ एक बार देखता हूँ सब मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो आपका वो बिलीफ बनेगा तो सबकॉन्शियस ओके बोलेगा। अगर आप गुस्सा बहुत आता है तो आप अगर ऐसे कहोगे यार पता नहीं मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है यार, गुस्सा बहुत आता है मेरे को, तो आपका वो गुस्सा कभी जाएगा नहीं। आपको क्या चाहिए, मैं हर स्थिति में अब मैं शांत और मस्त रहता हूँ, आई एम ऑलवेज रिलैक्स्ड एंड काम इन एवरी सिचुएशन। फिर ऐसे बोलो भैया, चाहिए तो ये ना तुम्हें। तो जो तुमको चाहिए ना उसको तुम अफर्मेशन बनाओ, विजुअलाइजेशन में देखो, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी डेवलपमेंट होगी आपके अंदर, एंड देन यू विल अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। और वो 21 दिन के अंदर है ना, हमारे अंदर बॉडी में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, उससे हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, ये समझ लो। ठीक है, तो सर आप जो हमें चाहिए वो बोलना है बस। हम हमेशा बोलते हैं तू हमेशा नेगेटिव हुई रहती है या हुआ रहता है, हाँ, तो जो बोल रहे हैं वो नेगेटिवली जनरलाइज हो गया। बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर की डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 10 जुलाई 1951 है सर की डेट ऑफ बर्थ। सो सर आपका ये देखो बर्थ नंबर जो है वो 1 आता है, और पूरी डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करो तो 6 आता है। 6, हाँ, तो अच्छा। ये 1-6 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना सर, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर द वेल्थ, और हीलिंग को भी ये बहुत अच्छा काम करता है, खासकर तब जब 7 भी आ जाए। तो आपका देखो तो यहाँ पे जुलाई है, तो 176 ये तीनों नंबर आ रहे हैं आपके, जिसकी वजह से आप हीलिंग भी कर पा रहे हो। अब कई लोग ऐसे होते हैं सर जो हीलिंग तो करते हैं बट पैसा नहीं कमा पाते हैं। हाँ। तो आपका चूंकि 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और एक और नंबर आ रहा है 5, तो 1765 ये चारों नंबर इकट्ठे हो गए हैं, तो आप हीलिंग से पैसे भी कमा पा रहे हैं। तो ये भी हो गया। और सर काफ़ी इसमें ये भी मेरे को दिख रहा है कि आपका जो एक्शन प्लेन है वो भरा हुआ है और थॉट प्लेन थोड़ा खाली है, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कई बार कर देते हो लोगों के लिए और बाद में कहते हो सर ज़्यादा कर दिया या ज़्यादा चला गया, थोड़ा ज़्यादा कर देते हो दिल से या बिना पैसे लिए कर देते हो, जिससे थोड़ा सा ऐसा भी फील होता है यार ज़्यादा हो गया,
करते तो हमेशा हो, लेकिन लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कई बार ऐसा भी फील आता है। और सर 951 ये आपके बीच में ना विल पावर प्लेन बन के आ रहा है 951। अच्छा। तो जब ये प्लेन बन के आता है ना तो विल पावर बहुत अच्छी होती है, यानी कि बंदा कहता है नानक रोबी यो याओ की, मतलब जापानीज प्रोवर्ब है कि जितना भी मैं नीचे गिर जाऊं बट मैं फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा, मेरा ऐसा बिलीफ है। तो विल पावर वाली लाइन भी है, एक्शन प्लेन वाली लाइन भी है, और बिजनेस वाली लाइन भी है। और हीलिंग के जो नंबर्स हैं 176 ये भी कहीं ना कहीं आपके में प्रेजेंट है, इसलिए सारी चीजें जो है पूरी हो रही हैं सर। अच्छा। और सर एक चीज आपके इसमें और दिखती है, बड़ी क्लियरली ये दिखती है कि एक्सट्रीमिज्म का पॉइंट आप में एक बड़ा क्लियरली दिखता है कि जो भी काम करते हो एक्सट्रीम होके कर देते हो, और फिर बाद में वो एक्सट्रीमिज्म में चला जाता है कि करूंगा तो जान लगा के करूंगा वरना नहीं करूंगा। ऐसे ही तो ये एक दिख रहा है। और हो सकता है कभी कभी बॉडी में थोड़े हीट के इश्यूज आ जाए, हीटेड हो, लगे कि थोड़ा सा स्किन इश्यूज आ रहे हैं, हीट इश्यूज आ रहे हैं। और आपका जो नाम है वो 23 के ऊपर आता है, जो कम्युनिकेशन को लेकर भी अच्छा है। तो काफी सारे हीलर्स के साथ ये देखा गया कि ना वो अपनी बात रख नहीं पाते, तो वो आपके में कहीं ना कहीं नेम से मैच हो रहा है कि बात अपनी रख पाते हो, लेकिन जिस चीज में लग जाते हो फिर एक्सट्रीमिस्ट होके लग जाते हो, तो फैमिली वाले भी बोलते हैं कि कितना करोगे यार, बहुत हो गया आप, लेकिन आप मानते नहीं हो। तो क्या ऐसा होता है कुछ आपके साथ सर? हाँ, नहीं ठीक है, ऑलमोस्ट सब आप जो बता रहे हो सही सही है वैसे। और चूँकि एक नंबर है वो तो आपने देखा कि सन का है, और लीडर का अपने आप में बताता ही है। और जुपिटर चूँकि गुरु मेरा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो सब टीचिंग भी कर पाता हूँ मैं। और बाकी इतना ही है कि इफ़ आई वांट टू डू इट आई विल डू इट, दैट्स ऑल। सीधी सी बात है मेरे लिए, करना है तो करके, करना है तो करके दिखाना है यूँ। तो वो एक बिल्कुल हैबिट है मेरी वास्तव में। और पहले है ना मेरा नाम पूरा नाम मेरा नंद किशोर शर्मा है एक्चुअली, वही बोलते थे। तो नंद किशोर शर्मा के नाम से मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगता था कि ये नाम जो है ना उतना ज़्यादा से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बल्कि उस समय मैंने ज़्यादा सफरिंग की मैंने। तो जब मैं इस फील्ड में आया और डॉक्टर NK शर्मा करके जब नाम आया, तभी मैं सफल हो पाया इस आगे बढ़ने में। तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी का मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रोल डेफिनेटली नाम के साथ है। क्यों? एवरीथिंग हैज़ एन एनर्जी, एवरीथिंग, हर चीज़ की एनर्जी साउंड करती है ना। अब नंद किशोर शर्मा बोलो तो एक अलग वाइब्रेशन है, डॉक्टर NK शर्मा बोलो तो अलग वाइब्रेशन है, तो नंबर का भी वाइब्रेशन है। तो इस तरह से हर चीज़ के वाइब्रेशन है, मतलब एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिवली काम तो करती ही हैं, ये बात सच है। इसलिए सर हमने नेम न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट बनाई है। तो इस वो नेम न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट क्या करती है कि जिनके नाम गलत होते हैं ना उनको वो ठीक करके पूरा हम दे देते हैं उनको, है ना। तो उसमें सारा डिटेल डाल देते हैं। ऐसी हमने डेस्टिनी रिपोर्ट भी बनाई है, उसमें हम अगले 5 साल का ब्यौरा भी डाल देते हैं सर, ताकि जिसको चाहिए वो डेस्टिनी रिपोर्ट ले ले या फिर नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट ले ले, उसमें सारी चीज़ें जो है वो हम ये डाल के दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हमारे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी, ये सब देखिए हमारे भारत की बहुत अच्छी विद्याएं हैं, अंक गणित जो कहते हैं। बस इसको इतना ही है कि इसको एक साइंटिफिकली लोगों को जितना बताया जाएगा ना तो ये साइंस इस्टाब्लिश होने लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए मेरी बहुत बहुत सबको बहुत शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सो थैंक यू सभी लोगों को, होप आपने एंजॉय किया है। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड लेकर हैं, रेकी से रिलेटेड लेकर हैं, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड लेकर हैं, आप नीचे जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं क्वेश्चन पूछे जाएं। फिर हम अगली बार दोबारा इनवाइट करेंगे सर को। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू वेरी मच।